ग्रेट मॉर्निंग भूपेश आनंद। मैं आज के इस लेक्चर में आप सबका वेलकम करता हूं दोस्तों। ग्रेट मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 2 वी आर डूइंग एक्सटर्नल एनालिसिस। हम एक्सटर्नल एनालिसिस को कर रहे हैं एंड विद इन दैट वी आर डूइंग फोकसिंग टुवर्ड्स इकोनॉमिकल फैक्टर्स। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड फर्स्ट लेक्चर। बेटे मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिकल फैक्टर्स। आपको एक मैंने आइसक्रीम वैनिला थोड़ा सा टेस्ट कराया था बेटे कि क्या टेस्ट है, वैनिला कैसे दिखेगी। आज पूरी आइसक्रीम खाएंगे बेटे। तो टुडे we'll be discussing with some more new concepts in economical factors and how this economy matters a lot for a business organization। एक economical factors एक business organization को कैसे affect करते हैं। मैंने आपको बताया था that economy can be divided or I can analyze economical factors in two aspects, one is at micro level and second is at macro level। So we have started the micro level। एक्चुअली में अगर हम देखें बेटे तो इकोनॉमिकल फैक्टर्स का मतलब है कि इकोनॉमी, सोसाइटी वो लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज कर रही है टू एक्यूमुलेट देयर वेल्थ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गल्फ कंट्रीज की बात करें, ईरान की बात करें, इराक की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, तो दे हैव ह्यूज अबंडेंट प्लेंटी ऑफ ऑयल। बट अगेन how they are using that oil for building their wealth, that is very important। So in today's lecture I will be discussing something more basic concepts of demand। तो बेटे रजिस्टर ओपन कर लें आप सभी। लेक्चर नंबर 2 वी आर डूइंग, हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं बेटे? चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस। चैप्टर नंबर 7 एक्सटर्नल एनालिसिस एंड विद इन एक्सटर्नल बेटे मैं करा रहा हूं इकोनॉमिकल फैक्टर्स। इकोनॉमिकल फैक्टर्स, सो विद इन इकोनॉमिकल बेटे हम यहां डिस्कस कर रहे हैं बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। और बेटे इस तरह से बैठ के पढ़ना है। आपकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, तब जाके काम चलेगा। और एक कोटेशन लिखिए आपके लिए, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप जो करते हैं वो ज्यादा शोर मचाता है आपके बोलने से। तो चलिए कुछ करते हैं, रजिस्टर ओपन कीजिए, वी विल प्रिपेयर सम नोट्स। आज का लेक्चर बड़ा ही प्रीशियस है बिकॉज आज मैं डिमांड की बातें करने वाला हूं बेटे। डिमांड में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड की बात अगर हम करें तो मैंने कहा व्हाई वी आर डूइंग, फर्स्ट पॉइंट इज हम इस चैप्टर को कर क्यों रहे हैं। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि आपके इस लेक्चर के लिए मैंने आपके लिए कुछ प्रिपेयर किया है। क्या प्रिपेयर किया बेटे? बेटे आपके लिए मैंने कुछ पीपीटीज प्रिपेयर किए हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट आज हम डिस्कस शायद ना भी कर पाए, एक्सप्लेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द इम्पैक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। So today we will be discussing the substitute and complementary, but elasticity of demand maybe today or next lecture number 3. What is the economical behavior of cost in the short and long run? Then lecture number 4, define perfect competition, oligopoly वगैरह वगैरह हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए ये जो चैप्टर 7 है थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है बेटा, इसमें 8, 9, 10 लेक्चर्स लग जाएंगे बिकॉज मुझे ज़्यादा बताना है। आइए, हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था व्हाट आई मीन बाय पेस्ट एनालिसिस, दैट what are the political factors, what are the economical factors, what are the social factors and what are the technological factors। because एक business organization के लिए this analysis is more important because then only that organization can decide that whether to start with that business or not। तो बेटे पेस्ट एनालिसिस में मैं आज आपके सामने इकोनॉमिकल फैक्टर्स की बात कर रहा हूं एंड विद इन इकोनॉमिकल बेटे मैं विद इन इकोनॉमिकल आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा बेटे? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो। माइक्रो क्या है बेटे? मैक्रो तो बड़ा है, माइक्रो छोटा है। सो दिस इज माइक्रो एंड दिस इज मैक्रो। तो वी हैव टू डू 2 इकोनॉमिक्स। जैसे आपने अपनी 12th के लेक्चर में बेटे 2 इकोनॉमिक्स ही होंगी, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सप्लाई एंड डिमांड की बात करेंगे आज। टुडे विल बी डिस्कसिंग विद प्राइस इलास्टिसिटी की बात करेंगे, कॉस्ट बिहेवियर की बात करेंगे, टाइप ऑफ मार्केट की बात करेंगे। एंड बेटे हमने इन द लास्ट लेक्चर आई हैव स्टार्टेड समथिंग अबाउट डिमांड। मैंने थोड़ा सा आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। अब डिमांड का बिहेवियर
क्या होगा, इंडिविजुअल्स कैसे बिहेव करेंगे, फर्म्स कैसे बिहेव करेगी, मार्केट कैसे बिहेव करेगी, इंडस्ट्री कैसे बिहेव करेगी, बिकॉज वी हैव टू प्लेयर्स. वन इज द पर्सन्स हु आर क्रिएटिंग डिमांड, हु आर द कंज्यूमर्स हु विल कंज्यूम दैट प्रोडक्ट, एंड सेकंड इज द फैक्टर मार्केट हु विल बी सप्लाइंग दैट दैट प्रोडक्ट. वो प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे. एक तो रेस्टोरेंट में डिमांड क्रिएट होगी नूडल्स की, और दूसरा रेस्टोरेंट वाले बना कर देंगे. तो इट मीन्स आई विल कंसिडरिंग डिमांड एंड सप्लाई. मैं दोनों की बातें डिस्कस करूंगा. तो डिमांड एंड सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, मैं सब बातें डिस्कस करने वाला हूं बेटे. आइए ये सभी फैक्टर्स हम देखेंगे. बैलेंस ऑफ पेमेंट, डिमांड. इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि डिमांड का मतलब होता है विलिंगनेस टू बाय. If a individual, if a person, if the consumer, if any person who wants to buy that particular good or product or service, तो पहली बात उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए. दूसरी बात एबिलिटी टू पे होना चाहिए. तीसरी बात ही हैज अ नीड फॉर दैट प्रोडक्ट. आप चाय पीते हैं तो बेटे चाय पीने की आपको रिक्वायरमेंट हो, आपकी विलिंगनेस हो, और आपकी पॉकेट में 10 रुपए भी हो. इफ दीज 3 कंडीशंस आर देयर देन आई विल से दिस इज डिमांड. तो हमने डिमांड की बात की थी. तो डिमांड में मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया कुछ स्लाइड्स. डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स. इट इज अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स समवन इंटेंड टू बाय एट डिफरेंट प्राइजेस. बेटे अलग अलग प्राइजेस में, जैसे आईफोन की बात करेंगे, एमआई फोन की बात करेंगे, हम अर्टिका की बात करेंगे, हम कार्स की बात करेंगे, हम रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे, हम स्मार्ट टीवी की बात करेंगे. बेटे इट मीन्स द इंटेंशन टू बाय दैट प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइजेस, दैट विलिंगनेस, दैट एबिलिटी टू बाय, दैट नीड ऑफ दैट गुड, दैट इज नेम्ड एज डिमांड. एंड डिमांड कैन बी हमने डिस्कस किया था डिमांड. बेटे अब इसमें क्योंकि शॉर्ट फॉर्म है, पीपीटी बनाई है, तो मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताया. अभी हम डिस्कस करेंगे. डिमांड tends to be higher at lower price, lower at higher price. In other variables conditions demands are held constant. बेटे ये बातें भी डिस्कस करनी है. what I mean by other variables, what are the conditions, what are the factors which will affect. बड़ा डिटेल में कंसेप्ट करेंगे, बड़ा मजा आने वाला है. एंड इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू कि अगर हम एक्स एक्सिस में क्वांटिटी डिमांडेड ले लें, यहाँ प्राइस ले लें, और फिर अगर इतना प्राइस है तो इतनी क्वांटिटी डिमांडेड होगी, इतना प्राइस है तो इतनी होगी, देन वी हैव प्रिपेयर्ड लेफ्ट टू राइट. इसका स्लोप अगर आप देखें तो बेटे लेफ्ट से राइट जा रहा है. बेटे स्लोप इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. और स्लोप अगर आप देखें बेटे ये स्ट्रेट लाइन होगी, मैंने गलती से कर्व बना दिया. एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम द स्लोप विल रिमेन सेम. व्हेन आई से स्लोप, अगर आप एंगल ड्रॉ करें तो बेटे एंगल सेम आएगा. ठीक है जी. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखेंगे. आज हमने देखना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, सब कुछ डिस्कस करना है. दैट व्हाट आई मीन बाय नॉर्मल गुड्स एंड व्हाट आई मीन बाय इंफीरियर गुड्स. तो आइए थोड़ा सा पहले हम हल्का सा अपना ये कर लें डिस्कस बेटे, उसके बाद आगे चलेंगे. मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा कुछ लिखेंगे तो बेटा मुझे अच्छा लगेगा, बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड इट फॉर यू. तो आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लें. फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बेटे क्लासरूम का फील आना चाहिए ना. यू हैव टू राइट इट डाउन. फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन it is important to understand the behavior of demand, because that behavior of demand will help you in analyzing, in deciding that whether you should go for that green signal is there for that business organization or not. So that analysis is important, and for that analysis economical factors are important, and within economical factors we have to discuss the demand. तो बेटे मैंने डिमांड में आज आपको 4 बातें बतानी है बिहेवियर में. बेटे फर्स्ट बिहेवियर की बात हम करेंगे, मीनिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया. लॉ ऑफ डिमांड भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. टुडे आज के इस लेक्चर में मुझे थोड़ा सा और बताना है लॉ ऑफ डिमांड, और थोड़ा सा बताना है बेटे conditions of demand, factors which will affect demand, and what I mean by elasticity of demand. तो चलिए बिहेवियर की बात कर रहे हैं. बिहेवियर
मैं कहता हूँ सोनिया गांधी, हमारे इंडिया में वी हैव अ कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, उनका भी अलग बिहेवियर होगा, नरेंद्र मोदी जी का अलग बिहेवियर होगा, है ना, ज्योतिराय सिंधिया का अलग बिहेवियर होगा, भूपेश आनंद का अलग बिहेवियर होगा, मसाला डोसा का अलग बिहेवियर है, पाव भाजी का अलग बिहेवियर है, छोले भटूरे का अलग बिहेवियर है। अलग बिहेवियर मीन्स छोले भटूरे में a different type of carbohydrates are there, proteins are there, fats are there, and if you have pav bhaji there will be a different composition of that. If you have chawanprash, that will also have a different behavior. Milk has a different behavior, soup has a different behavior. Similarly बेटे डिमांड हैज अ डिफरेंट बिहेवियर। तो उस बिहेवियर को डिस्कस करने वाले मैं आपके सामने अभी ऑलरेडी बता चुका हूं बेटे, डिमांड इज नथिंग बट विलिंगनेस, एबिलिटी और नीड। तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखी हैं, आई हैव रिटन इन सेपरेट लाइंस। विलिंगनेस, ability, need to buy a particular product or a service. If you want to buy that particular product, and if you have an intention to buy, if you have a need of that product, and if you have the ability to pay that product, then I will say that is named as demand. Now behavior of demand अगर हम जनरल एस्पेक्ट में देखें, ब्रॉडली इफ आई सी इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको ब्रॉडली बताया था कि अगर मैं बाकी सब फैक्टर्स को कांस्टेंट रख देता हूं, मुझे नहीं पता अभी व्हाट आर द अदर फैक्टर्स, बट देयर आर सम अदर फैक्टर्स आल्सो व्हिच विल अफेक्ट डिमांड। आज के इस लेक्चर में, इन टुडेज लेक्चर, आई विल बी डिस्कसिंग दोज फैक्टर्स, दैट व्हाट आर दोज अदर फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द डिमांड अदर देन प्राइस। But because we have just started the discussion, firstly I am assuming that there are only one factor which can affect the quantity demanded, and that is price, and there are no other factors. If there are other factors, they are remain same. They are let it be constant, because then only we can derive a law of, then only we can have a equation. तो मैं आपके सामने second point चाहता हूं कि if you write down behavior, general behavior will be, आपको करंट लगता है कहीं पर तो आपका बिहेवियर क्या होगा, एकदम हटाना। इसी तरह से देयर इज अ जनरल बिहेवियर ऑफ डिमांड दैट इफ देयर इज अ इंक्रीज इन प्राइस, बेटे अगर प्राइस इंक्रीज हो गए, इफ देयर इज अ इंक्रीज इन प्राइसेस, so general behavior will be if there is a increase in prices, the quantity demanded will decrease. बेटे quantity demanded will decline. So there is an inverse relationship between price demanded, price of that product, and quantity demanded. It means if one rises, if price increases, quantity will decrease, and if price decreases, quantity demanded will increase. So there is a negative relationship, a negative correlation between price and quantity demanded, and I have assumed other factors. मैंने माना कि बाकी सभी फैक्टर्स अभी रिमेन कांस्टेंट हैं। मुझे नहीं पता अभी कौन से और फैक्टर्स हैं। एक बच्चा कहता है सर आप बार बार ये बोलते जा रहे हैं अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, क्या ये कुछ सस्पेंस है? बेटे मैं अभी बताऊंगा, आज का लेक्चर तो हमने उसी पे डिवोट किया है, तो आप ये लिखें पहले। मैं आ गया जी नेक्स्ट पॉइंट पे। इन द लास्ट लेक्चर मैंने कहा था कि अगर प्राइस 10 है, इफ द प्राइस इज 10 तो देन क्वांटिटी डिमांडेड बी 100 units. Let it be like this. If the price is 15, then the quantity demanded will be 50. And if the price is 5, then the quantity demanded will be 150. तो if I draw, अगर मैं इसको ड्रॉ करने लगूं तो बेटे कुछ इस तरह से मेरा ये बनेगा, और there will be a negatively sloped demand curve. The slope will be from left to right. It means एक बात का ध्यान रखना है आपने, जैसे कहते हैं ना, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारता, जैसे जैसे धर्म की हानि होती है बेटे भगवान का अवतार आता है। इसी तरह से जैसे जैसे प्राइस कम होता जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज, और क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज की बात हम कहेंगे बिकॉज दिस विल बी ऑन द डिमांड। यहां पर चेक करें, इधर चेक करें, 50 यूनिट्स डिमांड कर रहा था, इधर 100 यूनिट्स, इधर 150 यूनिट्स। इट मीन्स जैसे जैसे प्राइस में चेंज आएगा देयर विल बी चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। मैं अज्यूम करता हूं कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिमांडेड 100 यूनिट्स था और स्टैंडर्ड प्राइस था 10 रुपीज या $10 या 10 येन और 10 स्विस फ्रैंक, कुछ भी। अगर मैं क्वांटिटी, इफ आई इंक्रीज द प्राइस, द क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज, द क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज। बेटे डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, कम हो जाएगी। When I say if I see the Hindi meaning of contraction, from 100 units, now the quantity demanded has brought down to 50 units. बेटे 50 पे आ गई,
100 से 50 पे आ गई, 100 से 50 पे आ गई बेटे, 100 यूनिट से 50 यूनिट्स पे आ गई, इट मींस द क्वांटिटी डिमांडेड हैज डिक्रीज। तो बेटे इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। उसी लाइन में, डिमांड लाइन में, डिमांड इक्वेशन में ही हम ऊपर नीचे जा रहे हैं बेटे। इफ आई डिक्रीज द प्राइस, अब एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मुझे मालूम होना चाहिए व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ डिमांड and how it will act, how it will react. If there is an action, then what will be the reaction? So as a business organization, I cannot control the economical factors, but I can hedge myself, I can take precautions. मुझे मालूम है कि मैं बारिश को नहीं रोक सकता और मुझे ऐसा लग रहा है, प्रेडिक्शन हो गई है कि बारिश आएगी, तो बेटे मैं क्या करूंगा, मैं घर से अम्ब्रेला लेकर जाऊंगा। आई कैन नॉट कंट्रोल रेनफॉल, आई कैन नॉट कंट्रोल इकोनॉमिकल फैक्टर्स, बट आई कैन कंट्रोल, आई कैन टेक सम प्रिकॉशन, आई कैन टेक hedging, to save my organization. So as a business organization analysis, I should be aware of what are the behavior of demand, So when I say demand, there is a general behavior that when there is an increase in the prices, the demand will decrease, and when there is a decrease in the prices, the demand will increase. तो बेटे increase का नाम है expansion. आप समझ रहे हैं? आप चेक करिए बेटे, यहां देखिए 100 यूनिट से 100 यूनिट से 150 यूनिट आ गया, तो मैं कहूंगा जी इसका नाम है एक्सपेंशन। तो मैंने एरोज बनाए हैं बेटे, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक बात को ध्यान रखिएगा, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का जो वर्ड मैं यूज करूंगा, इट इज विद इन द सेम डिमांड लाइन, और मैंने अज्यूम क्या किया, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। आप चेक करें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मैंने एक एक्सिस में प्राइस लिया और दूसरे एक्सिस में क्वांटिटी ली, बट प्रैक्टिकल लाइफ में देयर कैन बी अदर फैक्टर्स। बेटे ध्यान से समझना, मैं आने वाला हूं आपके पास कि व्हाट आर द कंडीशंस as a economical factor, what are the other conditions which can affect the demand. आ रहा हूं बेटे बिल्कुल ध्यान से, कमर सीधी करके बैठना, आप बिल्कुल ध्यान से, लेट के नहीं पढ़ना बेटे आपने। आइए, मैं अभी तक ये डिसाइड कर चुका हूं, डबल स्टार में मैंने ये लिखा, इफ प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज, इफ प्राइस डिक्रीज माय क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज। तो दिस इज अ जनरल रूल। तो मैंने एक रूल बना दिया, और इस रूल को बनाते समय मैंने क्लोज मॉडल रखा, और व्हेन आई से क्लोज मॉडल, इट मींस ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन सेम। तो बेटे प्लीज डबल स्टार का पॉइंट लिख लीजिए, इफ दिस ओनली 2 वेरिएबल्स आर टेकन इनटू अकाउंट, बट इन रियल लाइफ अदर फैक्टर्स आर आल्सो देयर। बेटे मैं अब आज उन्हीं फैक्टर्स में आ रहा हूं, बट बिफोर कमिंग टू दोज फैक्टर्स, मैं चाहता हूं यू शुड बी अवेयर ऑफ वन मोर वेरी बेसिक कंसेप्ट। एमसीक्यूज बार बार आ रहे हैं इसके ऊपर, और मैं आज आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। बेटे मैं भूपेश आनंद, आई विल बी आस्किंग यू, एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, भले आप मेरे से दूर बैठे हैं फिर भी आपने आंसर करना है, लेकिन उसके से पहले आप एक बात पहले लिख लीजिए। इस दुनिया की बात करेंगे बेटे, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे ग्लोब में गुड्स और सर्विसेज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। मैंने कहा जी पूरी दुनिया में 2 तरह की गुड्स, 3 तरह की गुड्स या सर्विसेज हो सकती हैं। एक तो हो सकती है अनरिलेटेड। अनरिलेटेड का मतलब है कि एक दूसरे से कोई रिलेट ही नहीं कर रहा। एक हो सकती है सब्स्टिट्यूट गुड्स, और एक हो सकती है बेटे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्योंकि मुझे जो फैक्टर्स, द फैक्टर्स विच आई वांट टू टेल यू जस्ट आफ्टर 2 minutes, for understanding the concept of those factors, you should be aware of what I mean by unrelated goods, what I mean by substitute goods, what I mean by complementary goods. And I have given 6 or 7 questions to you, and on the basis of those questions you have to tell me that whether those goods, क्या वो goods unrelated हैं, क्या वो goods complementary हैं, और क्या वो goods substitute हैं। आपको ये मुझे बताना है। बेटे unrelated क्या होती हैं? मैंने कहा सब्जियों, सब अनरिलेटेड का मतलब, एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दिया, पोटैटो एंड मोबाइल फोन। अगर आप देखें पोटैटो और मोबाइल फोन, बेटे ये दोनों गुड्स, पोटैटो भी एक गुड है और मोबाइल फोन भी एक प्रोडक्ट है, बट दे डोंट हैव एनी रिलेशनशिप। कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक एनी रिलेशनशिप। तो मैं कहूंगा इसका नाम है अनरिलेटेड गुड्स, जिसका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। जैसे हम कहते हैं थॉट से आपके वर्ड्स होते हैं, वर्ड से रिलेट करती हैं एक्शंस, एक्शन से रिलेट करती हैं हैबिट्स से रिलेट करती हैं डेस्टिनी। इसका मतलब ये सारा ताना बाना लगा हुआ है। ताना बाना मतलब दे आर रिलेटेड। Now the point is, now these related goods can either be, substitute goods,
और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा गुड्स दो तरह की हो सकती है, एक अनरिलेटेड और दूसरा रिलेटेड। रिलेटेड की फिर दो कैटेगरीज हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो आप एक बार पहले लिख लें बेटे, गुड्स कैन बी ऑफ 3 कैटेगरीज, रादर मैंने लिखा दीज आर रिलेटेड गुड्स। आप ऐसा समझ लें बेटे, ये रिलेटेड गुड्स होती हैं, बेटे ये रिलेटेड गुड्स होती हैं, और बेटे ये अनरिलेटेड गुड्स होती हैं। अनरिलेटेड का मतलब, सर एक बच्चा कहता था एक एग्जांपल और बताएं, बिल्कुल बताऊंगा बेटे पेंसिल और अम्ब्रेला, मैंने कहा 2 प्रोडक्ट्स हैं पेंसिल और अम्ब्रेला, इनका कोई रिलेशनशिप ही नहीं। बट इफ आई से रेनफॉल एंड रेनकोट, सुनना, रेनफॉल एंड रेनकोट, no they have a relationship. If I say tea and coffee, बेटे दे आर रिलेटेड, टी और कॉफी एक ही खानदान के। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूं? तो आप लिख लें गुड्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, रिलेटेड अनरिलेटेड। विद इन अनरिलेटेड मैंने एग्जांपल्स बताए, यही बेटे मैंने आपको आज 7 क्वेश्चंस देने हैं। भले आप मेरे से दूर बैठे हैं, मुझे पता है आप मेरे से दूर हैं बेटे, मैंने आज आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू ये बताना है दैट व्हाट आई मीन बाय रिलेटेड गुड्स, व्हाट आई मीन बाय अनरिलेटेड गुड्स, व्हाट आई मीन बाय सब्स्टिट्यूट गुड्स, व्हाट आई मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बिकॉज जो आगे का डिस्कशन है, जो मुझे बताना है व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिमांड, उन सभी फैक्टर्स के लिए आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। तो आप मुझे बताइए, जल्दी से क्वेश्चन लिखिए, प्लीज फाइंड द कैटेगरी ऑफ द गुड्स। बेटा कैटेगरी 3 ही हो गई, अनरिलेटेड, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। इसी एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे व्हाट आई मीन बाय सब्स्टिट्यूट, ठीक है जी, व्हाट आई मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंड व्हाट आई मीन बाय अनरिलेटेड। पहला जो एग्जाम्पल मैंने वैसे भी दे दिया था, पोटैटोस, बेटे ये भी रोमन 1 है, ये भी रोमन 1 है, तो आपने इसमें बताना ये दोनों गुड्स अनरिलेटेड हैं, सब्स्टिट्यूट हैं या कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बेटे दीज आर अनरिलेटेड, आप यहां लिख भी लें बेटे अनरिलेटेड गुड्स, क्योंकि पोटैटोस का और मोबाइल फोन का कोई भी संबंध नहीं है। आई विल से दीज आर अनरिलेटेड गुड्स। टी, चाय और कॉफी, बेटे टी एंड कॉफी, बेटे आपको लगता है कि इनका रिलेशनशिप है? हाँ बेटे है, रिलेशनशिप तो है। अब मुझे नहीं पता ये किस तरह का रिलेशनशिप है। बेटे अगर आपको चाय पीने का मन है और चाय नहीं मिलती, स्टॉल वाला कहता है जी खाली कॉफी है, तो क्या लगता है आप कॉफी पिएंगे या नहीं पिएंगे? बिल्कुल पी लेंगे। क्यों? क्योंकि कॉफी भी टी के खानदान की ही है। कॉफी में भी काफी हद तक सेम लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन आएगा जो आपको टी में आता है। इट मीन्स टी एंड कॉफी आर रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड दीज 2 प्रोडक्ट्स आर सब्स्टिट्यूट्स। तो बेटे हमें पता होना चाहिए कि गुड्स का नेचर क्या है। तो मैं कहूंगा जी सब्स्टिट्यूट गुड्स, दीज 2 गुड्स आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? थर्ड एग्जांपल जल्दी से आपने बताना है, आप हमेशा कोका कोला पीते हैं, लेकिन अगर आपको कोका कोला स्टॉल में मिली ही नहीं तो क्या लगता है? थम्स अप है, पेप्सी है, तो क्या आप थम्स अप या पेप्सी पी लेंगे? मैं स्प्राइट की बात नहीं कर रहा, मैं फेंटा की बात भी नहीं कर रहा, मैं लिम्का की बात भी नहीं कर रहा, बेटा तीनों ब्लैक की बात कर रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगता है, इवन मैं तो कहता हूं ऑरेंज हो या लिम्का हो, तब भी दीज प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड, काफी हद तक इनका आपस में रिलेशनशिप है। तो पहली बात, थम्स अप, कोका कोला, स्प्राइट, थम्स अप, पेप्सी आर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अब सवाल आता है रिलेटेड है तो 2 कैटेगरीज हो सकती हैं, या तो सब्स्टिट्यूट होंगे या कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। बेटे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, बिकॉज अगर आपको कोका कोला नहीं मिली तो आप थम्स अप पी लेंगे, थम्स अप नहीं मिली तो पेप्सी पी लेंगे, पेप्सी नहीं मिली तो फेंटा पी लेंगे, फेंटा नहीं मिली तो लिम्का पी लेंगे। तो दीज आर सब्स्टिट्यूट। तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ कि ऐसी गुड्स जो आपको सेम लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन देंगी जैसे पहली तरह की गुड्स थी। ठीक है जी। तो मैं नेक्स्ट आ गया जी, MI Xiaomi का मोबाइल फोन और ओप्पो, मैं अभी आईफोन की बात नहीं कर रहा, ओप्पो का मोबाइल फोन और MI Xiaomi का मोबाइल फोन, मैं मानता हूं कि सेम कैटेगरी है, सेम प्राइसिंग है, एंड दीज 2 गुड्स आर सब्स्टिट्यूट गुड्स।
सपोज करते हैं आपको मोबाइल फोन परचेज करना है और एमआई नहीं मिला और आपको लेना जरूरी है, तो आप ओप्पो ले लेंगे, दूसरा मॉडल उसी रेंज का ले लेंगे, तो दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हुई, जब आपको वो गुड्स नहीं मिल रही या उसका अगर प्राइस बढ़ गया है, टी का प्राइस बढ़ गया, तो आप क्या करेंगे बेटे, यू विल मूव टू कॉफी। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। अभी देखेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से क्या हुआ। कार एंड पेट्रोल, बेटे आप बताइए, बेटे कार और पेट्रोल, बेटे कार तभी चलती है जब पेट्रोल हो, पेट्रोल का यूज कार में, मैं ऐसा मान के चलता हूं। तो कार और पेट्रोल पहली बात रिलेटेड तो हैं, बट दीज आर नॉट सब्स्टिट्यूट गुड्स। ऐसा नहीं कि कार नहीं है तो पेट्रोल से काम चल जाएगा या पेट्रोल नहीं है तो कार से काम चल जाएगा। बेटे दीज गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। कार एंड पेट्रोल आर रिलेटेड बट दे आर नॉट सब्स्टिट्यूट गुड्स, रादर दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कार एंड टायर्स, क्या लगता है कार नहीं है तो टायर से काम चल जाएगा, टायर नहीं है तो कार से काम चल जाएगा? नहीं बेटे, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो आप यहां पर लिखिए पहले तो सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, यहां लिखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यहां लिखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब मैं आ गया जी कार और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सपोज करते हैं कार का प्राइस बढ़ गया, तो आप मेट्रो में चले जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ओला में चले जाएंगे, उबर में चले जाएंगे। पर्सनल कार का रेट बढ़ गया ना, एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई ना, जीएसटी बढ़ गया, तो मैं कहूंगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार्स कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, सब्स्टिट्यूट है। एक के बिना हम दूसरे से काम चला सकते हैं, उसको बोलते हैं बेटे सब्स्टिट्यूट। जो एक के बिना दूसरे गुड्स का कोई यूज ही नहीं होगा, जैसे कार और टायर, पेट्रोल एंड कार, तो बेटे दीज गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो आपको अगर ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ आ गई है तो हम आगे चलेंगे। बेटे मैंने अब आपको बड़ी प्यारी सी बातें बतानी है लॉ ऑफ डिमांड को लेकर। लॉ ऑफ डिमांड को लेकर अब मैंने बताना है, जो भी कुछ अभी तक मैंने आपको बताया वो लॉ ऑफ डिमांड था। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है देयर आर ओनली टू फैक्टर्स, वन इज प्राइस एंड सेकंड इज क्वांटिटी डिमांडेड। बेटे उसमें मैंने अभी बताया एक्सपेंशन भी होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन ऊपर की तरफ होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड अपने एक्स एक्सिस में लिया है। तो जब हम ऊपर चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जब हम परपेंडिकुलर वी ड्रॉ परपेंडिकुलर, तो क्वांटिटी डिमांडेड कम आएगी। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। एंड व्हेन वी गो इन द राइट हैंड साइड, द क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज, इट इज expansion. So we have discussed what I mean by expansion and what I mean by contraction in law of demand. That is my law of demand. If there are only two factors, let it be price and the quantity. अब बेटे क्या लगता है प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमने अभी तक लॉ ऑफ डिमांड को बनाया उसमें कहीं ना कहीं वी हैव केप्ट टू फैक्टर्स, टू इफेक्ट। बेटे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रखा और इनकम इफेक्ट रखा। आप देखिए बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के ऊपर एमसीक्यूज बार बार पूछ रहे हैं, एंड अगेन ऑन इनकम इफेक्ट दे आर अगेन आस्किंग यू अगेन नंबर ऑफ टाइम्स दैट दे वांट टू क्लैरिफाई दैट वेदर यू आर क्लियर विद इनकम इफेक्ट। इट मींस लॉ ऑफ डिमांड जो हमने आपको अभी बताया, दिस लॉ ऑफ डिमांड विल बी देयर एंड इन बैकग्राउंड देयर आर टू इफेक्ट्स। बेटे बैकग्राउंड में दो इफेक्ट चल रहे हैं। एक इफेक्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक इफेक्ट है इनकम इफेक्ट। मैं पहले सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बताऊंगा, बड़ा सिंपल है, उसके बाद आप इनकम इफेक्ट देखेंगे। आपने लिखना कुछ भी नहीं है, आप बस मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया टी कॉफी का, मैंने अभी उसके बाद एग्जांपल दिया कार का एंड मेट्रो का, कार एंड मेट्रो। लेट इट बी टू दीज एग्जांपल्स एंड आई विल से दीज टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर टी नहीं मिलेगी तो आप कॉफी पी लेंगे, कॉफी नहीं मिलेगी तो टी पी लेंगे। काफी हद तक आपका लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन सेम रहेगा। अगर कार नहीं मिलेगी तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चले जाएंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिली तो कार में चले जाएंगे। मोटा मोटी इफ आई से द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन, द लेवल ऑफ द बेनिफिट विच यू विल बी गेटिंग फ्रॉम दैट सर्विस, अगेन दैट विल रिमेन सेम। So these goods are substitute goods. अब सवाल आता है if there is a change, if there is an increase in the price of tea, मैं कहता हूं कि टी के प्राइसेस में इंक्रीज हो गया,
तो मैंने आपको बताया था कि टी के प्राइसेस में अगर इंक्रीज हो जाएगा या किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में इफ देयर इज ए इंक्रीज, तो टी की क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज. आई रिपीट, if there is an increase in the price of tea, there will be decrease in the quantity demanded of tea because of substitution effect. एक बच्चा कहता क्या मतलब? बेटे आप ये बताइए कि अगर चाय के प्राइस बढ़ गए तो हम चाय कम क्यों खरीदेंगे? क्योंकि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट चल रहा है. आप अब चाय की जगह कॉफी कंज्यूम करना स्टार्ट कर दोगे. मैं अज्यूम कर रहा हूं दैट प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हैज नॉट बीन इंक्रीज्ड. मतलब चाय के प्राइसेस तो बढ़े, कॉफी के प्राइस नहीं बढ़े, और आप पहले चाय पीते थे, अब चाय के प्राइस बढ़ गए, तो अब आप क्या करेंगे? एज अ कंज्यूमर यू विल नॉट बाय टी, नाउ यू विल बाय कॉफी. अब आप कॉफी को बाय करना स्टार्ट कर देंगे बिकॉज कॉफी आपको सेम प्राइस पे मिल रही है. इट मीन्स टी प्राइस विल इंक्रीज, टी क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. मैं एक एग्जांपल और देता हूं बेटे, आपको शायद और ज्यादा क्लियर हो. मैंने कहा इफ देयर इज ए इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पर्सनल कार्स, मारुति सुजुकी ने, टोयोटा मोटर्स ने, होंडा मोटर्स ने अगर ये प्राइसेस ऑफ कार्स को बढ़ा दिया ड्यू टू सो मेनी रीजंस, अभी हम उन रीजंस में नहीं जा रहे, तो बेटे लोग क्या करेंगे? कंज्यूमर्स दे विल नॉट बाय कार नाउ, रादर दे विल स्विच टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दे विल स्विच टू बसेस, दे विल स्विच टू मेट्रो. It means they will be switching to substitute goods. So if there is an increase in the prices of cars, the quantity demanded of cars will decrease. आप मेरी बात को समझ रहे? Because of substitution effect. तो मैंने लॉ ऑफ डिमांड जो क्रिएट किया, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में दो इफेक्ट्स को रखा. बिकॉज ऑफ दोज टू इफेक्ट्स दैट लॉ ऑफ डिमांड इज एग्जिस्टिंग. And no doubt in law of demand we have kept two factors. One is price and second is quantity demanded. अब मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं इनकम इफेक्ट क्या होगा. बेटे इनकम इफेक्ट के लिए मैंने बड़ा ही प्यारा सा एक एग्जांपल आपके लिए लिखा है. पहले आप इनकम इफेक्ट मेरी बात को सुनिएगा. सपोजिंगली मिस्टर ए, ये मिस्टर ए, बेटे इनको सैलरी मिलती है 50,000 पर मंथ. सुनना जरा ध्यान से. मिस्टर ए अपनी 50,000 पर मंथ से हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस को मीट कर रहे हैं और बढ़िया तरह से जी रहे हैं जीवन. लाइफ इज ही इज लिविंग हैप्पीली. बट ड्यू टू डिक्रीज इन MI Xiaomi मोबाइल फोन्स कॉस्ट, बेटे MI ने क्या किया, Xiaomi ने क्या किया, मोबाइल फोन के प्राइसेस डिक्रीज कर दिए. प्राइस ऑफ मोबाइल फोन हैज बीन डिक्रीज्ड, बेटे लोअर कर दिए. अब बताइए, आप मुझे बताइए, अगर मोबाइल फोन के प्राइसेस को डिक्रीज कर दिया, लोअर कर दिया, तो बेटे उसी 50,000 रुपए की जो सैलरी मिस्टर एक्स को मिल रही है, रामलाल को मिल रही है, बंटी को मिल रही है, बबली को मिल रही है, रियलिटी में इन रियल वर्थ ऑफ दैट 50,000 विल इंक्रीज. मैं अज्यूम करता हूं कि पहले प्राइस था 10,000 रुपीज पर मोबाइल फोन, नाउ इट हैज बीन डिक्रीज टू 6,000 रुपीज पर मोबाइल फोन. आप ये बताइए, सैलरी सेम, ये 50,000 रुपए सेम है, इसको इंक्रीज नहीं कर रहे. तो बेटे मिस्टर एक्स विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज नाउ हिज रियल वर्थ ऑफ दैट 50,000 सैलरी हैज बीन इंक्रीज. उनकी जो इनकम है इन रियलिटी वो इनकम इंक्रीज हो गई है. अब क्या लगता है, क्या वो अपनी वाइफ के लिए भी एक MI फोन लेने का सोच सकते हैं या नहीं? Earlier, when the price was only 10,000 rupees per mobile phone by Xiaomi, Mr. X was thinking that he will be buying only one mobile phone. But आज क्योंकि प्राइस डिक्रीज हो गए हैं, तो क्या लगता है, he can purchase 2 mobile phones or 3 mobile phones maximum. It means his quantity demanded, because of increase in the real worth of his income, his quantity demand will increase. तो मैंने अभी आपको बताया, price, if I decrease the price, quantity demanded will increase. If I increase the price, quantity demanded will decrease. Behind that, बेटे उसके पीछे दो इफेक्ट का बैकग्राउंड है.
पहला इफेक्ट है बेटे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट है इनकम इफेक्ट। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान से नहीं बैठे तो आप बैठ जाइए प्लीज। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक आपको पॉइंट बताने वाला हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि क्या आप मसाला डोसा खाते थे, अज्यूम करते हैं, और मसाला डोसा का प्राइस 50 रुपीज पर डोसा था। अब मसाला डोसा का प्राइस रेस्टोरेंट मैनेजर ने 40 रुपीज कर दिया, प्राइस डिक्रीज कर दिया। तो क्या लगता है, पहले एक मसाला डोसा खाते थे, अब 2 खा लेंगे, चलिए 3 खा लेंगे, 3 से ज्यादा तो नहीं खा पाएंगे। इट मींस इनकम इफेक्ट का भी रोल है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का भी रोल है, बट ज्यादा रोल बेटे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का होता है, बिकॉज इनकम इफेक्ट कहीं ना कहीं वीक पड़ जाता है इफ दोज गुड्स आर inferior goods। मैं रिपीट करूंगा अपने वर्ड्स, if those goods, the proportion of those goods, the price of those goods, the price and the proportion of the price of those goods, the proportion of the price of those goods is not so big in that 50,000। मैंने कहा अगर proportion of price of those goods is not a bigger proportion, bigger size in that income, तो बेटे इतना इफेक्ट होगा नहीं। आप बताइए डोसा अगर 60 रुपए का 40 भी हो जाए, ऐसा थोड़ी है कि हम 50 डोसे खा जाएंगे, एक इफेक्ट नलीफाई ही रहेगा। बट इफ आई से इफ इट इज दैट प्रोडक्ट प्रोपोर्शन इज द प्राइस, अगर उस प्रोडक्ट के प्राइस का प्रोपोर्शन बड़ा है तो इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा। जैसे कार की बात करें बेटे, कार एक कॉस्टली आइटम है। मैं कहता हूं कार का जो प्राइस है वो एक बिगर प्रोपोर्शन है इन दैट फिक्स्ड इनकम, इन दैट 50,000 ऑफ फिक्स्ड इनकम। सो इन दैट केस इनकम इफेक्ट विल बी समवट स्ट्रॉन्गर, बेटे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा as compared to मसाला डोसा, as compared to मसाला डोसा और as compared to MI फोन। आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं। तो देखिए जी, एक छोटी सी बात लिखी है इसमें, नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनकम इफेक्ट विल बी वीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिखिएगा। अभी हम उसमें आ रहे हैं बेटे, मैंने आई हैव प्रिपेयर्ड स्लाइड्स फॉर यू ऑल्सो, तो अभी आ रहे हैं उसमें, अभी एक बार हम देखेंगे। आप देखिए, हमने अभी स्लाइड्स में आना ही है, ये देखिए बेटे, अभी हमने करना ही है। तो उसमें क्या है, अभी आई हैव प्रिपेयर्ड स्लाइड्स फॉर यू ऑल्सो। तो डिमांड हमने डिस्कस कर लिया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डिस्कस कर रहे थे। तो ये देखिए जी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फॉर मोस्ट ऑफ द गुड्स द लोअर द प्राइस द हायर विल बी द डिमांड। दिस इज द रिजल्ट ऑफ 2 प्रोसेस बेटे, 2 प्रोसेस की वजह से। One is due to substitution effect and second is income effect। पहले मैं income effect में आ गया। This is a change in the price of the goods affect the purchasing power। बेटे ये important है, purchasing power। मैंने उसको relate किया real income। Real income will increase, real income will increase, consumers income will change। If the price of the goods falls, the consumer experience their real income, as a result tends to buy मोर ऑफ ऑल नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज। आप देखिए मैंने वहां पे लिखा है नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आई मीन बाय नॉर्मल एंड व्हाट आई मीन बाय इंफीरियर गुड्स, व्हाट आई मीन बाय गिफन गुड्स। मैं आपको बताऊंगा नॉर्मल क्या होती है, गिफन GIFFEN गिफन क्या होती है, एंड आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आई मीन बाय इंफीरियर गुड्स। वो हम देखेंगे, अभी देखेंगे। आइए पहले हम क्या करें बेटे, मैं आपको ये चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इसमें गूगल में भी देखें। मैंने आपके लिए कुछ गुड्स के लिए यहाँ पर आपके लिए मैंने प्रिपेयर किया है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं, अनरिलेटेड गुड्स क्या होती हैं, है ना, एंड देन व्हाट आई मीन बाय अनरिलेटेड गुड्स, व्हाट आई मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इफ 2 गुड्स आर अनरिलेटेड, प्राइस ऑफ गुड सॉल्ट हैज नो इफेक्ट ऑन द डिमांड फॉर गुड कार। बेटे नमक और कार का आपस में कोई इफेक्ट ही नहीं। जैसे मैंने कहा there is no relationship of potato and mobile phone, car and salt का आपस में कोई relationship नहीं है। Then I have told you that in demand curve we will have expansion or we will have contraction। ये बताया मैंने आपको, मैंने इसके लिए अलग से अभी बताया। there are 2 effects, one is substitution effect and second is income effect। इसको अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली। उसके बाद बेटे मैंने एक्सपेंशन बताना है। एक्सपेंशन
बेटे एक्सपेंशन का ध्यान रखना है. इफ आई मूव टू राइट हैंड साइड दैट इज एक्सपेंशन, एंड इफ आई मूव टू लेफ्ट हैंड साइड दैट इज कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है जी, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की डिस्कशन करेंगे. एंड देन अभी हम आ रहे हैं बेटे शिफ्ट की बात करने वाले हैं, लेकिन आप थोड़ा सा पहले आइए, थोड़ा सा हम लिख लें. ये मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर दिया. आप आइए जल्दी से थोड़ा सा लिख लेते हैं बेटे. इनकम इफेक्ट विल बी वीक इन केस इफ द प्रोडक्ट प्राइस इज स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द कंज्यूमर इनकम. अगर वो प्रोडक्ट का प्राइस बड़ा ही छोटा हिस्सा है, जैसे मैं कहता हूं ये इनकम है और प्रोडक्ट का प्राइस इतना ही प्रोपोर्शन है, स्मॉलर, जस्ट बताने के लिए, सो इट विल नॉट हैव सो मच इफेक्ट. बट इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज हैज अ बिगर प्रोपोर्शन इन दैट इनकम, इट विल हैव अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट. तो मैंने आपके सामने ये बात रखी, लेकिन अब मैं रियलिटी में आ रहा हूं और रियल पॉइंट्स को बताने जा रहा हूं कि क्या एक सक्सेस के लिए खाली पढ़ाई करना ही इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अभी तक तो हमने दो ही फैक्टर्स को ध्यान में रखा, आपकी सक्सेस और आपकी पढ़ाई. मैंने ये कहा कि जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी सक्सेस हो जाएगी. बाकी सब फैक्टर्स को मैंने कांस्टेंट रखा. बट इन रियलिटी वेदर इट इज ट्रू, बेटे अगर आप रियलिटी में देखें तो इसका कोई रियल केस आपको कम दिखेंगे. बेटे बिल गेट्स पढ़ा लिखा नहीं है, सचिन तेंदुलकर इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वॉरेन बुफेट इतना पढ़ा लिखा नहीं है. अगर आप ध्यान से देखें धीरूभाई अंबानी साहब पढ़े लिखे नहीं थे. बट इफ आई सी द सक्सेस रेट, उनका बड़ा जबरदस्त सक्सेस रेट है. इट मीन्स it is not the education which is important. It means there are other factors also which play a very important role, in having a success. तो मैं आ गया जी other factors में, और आपके स्टडी में लिखा हुआ है कैपलन और बीबीबीपी, conditions affecting the behavior of demand. तो बेटे फर्स्ट अदर फैक्टर में हम लिख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. So there are some other factors which also play a very important role in affecting the quantity demanded. तो पहला मैंने लिखा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया था और आपने मुझे बताया था दैट कार्स एंड पेट्रोल. अगर हम इसकी बात करें बेटे, मैं अभी कार और पेट्रोल की बात कर रहा हूँ. बेटे मैं कार और टायर्स की बात कर रहा हूँ. जरा ध्यान से देखिए, मैंने हाईलाइटर से हाईलाइट भी कर दिए. अगर कार का प्राइस कम हो गया तो क्या लगता है, पेट्रोल क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज और नॉट? सोचिए, ध्यान से सोचिएगा बेटा. Now these two goods are complementary, they are not substitute goods. Now you know that what is the meaning of substitute and what is the meaning of complementary. If there is a decrease in the price of cars, whether quantity demanded of petrol will increase or not. जबकि मैंने प्राइस ऑफ पेट्रोल को चेंज नहीं किया, प्राइस ऑफ पेट्रोल सेम है, प्राइस ऑफ पेट्रोल इज सेम, but only there is a decrease in the price of car, so my petrol consumption will increase. बेटे पेट्रोल की कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगी. It means cars and petrol, they both are complementary goods. तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, it is not the price of the petrol which can vary, which can change the quantity demand of petrol. There are other factors also. क्योंकि पेट्रोल जहां पर यूज होता है, अगर उस प्रोडक्ट की वैल्यू में चेंज आ गया तो बेटे इसकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ जाएगा. मैं एज्यूम करता हूं कार के प्राइसेस बढ़ गए, पेट्रोल का प्राइस सेम है, तो क्या लगता है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल विल डिक्रीज. बिकॉज अगर कार के प्राइसेस बढ़ गए तो पीपल विल नॉट बाय कार मोर. अच्छा, अगर वो कार नहीं खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल की कंजम्पशन कम हो जाएगी, जबकि मैंने पेट्रोल के प्राइस को इफेक्ट चेंज नहीं किया. इट मींस द क्वांटिटी डिमांडेड, द बिहेवियर ऑफ डिमांड इज नॉट ओनली अफेक्टेड बाय द प्राइसेस, रादर देयर आर सम अदर फैक्टर्स ऑल्सो विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और उसमें मैंने कहा जी सबसे पहला फैक्टर क्या है, सबसे पहला फैक्टर क्या बोला बेटे, क्या बोला, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तो आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एग्जांपल लिख लें, जैसे अभी बताया मैंने कार और टायर, कार पेट्रोल लिखे बेटा, सभी बच्चे लिखेंगे. मैं सेकंड फैक्टर में आ गया बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनकम इफेक्ट. अभी मैंने इनकम इफेक्ट बताया था एंड आई हैव टोल्ड यू दैट इनकम इफेक्ट विल बी वीक in case of those goods whose prices of those goods has a very smaller proportion in that whole pie.
बेटे वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं। आप बताइए, आपकी इनकम थी बेटे 50,000 रुपए की, अब आपकी इनकम हो गई है 80,000 रुपीज पर मंथ। ईमानदारी से सोचना है, एज अ ACCA नाउ यू हैव क्वालिफाइड ACCA, योर फर्स्ट इनकम एज अ ट्रेनी यू आर गेटिंग अर्लियर 50,000 रुपीज पर मंथ एंड नाउ यू आर गेटिंग 80,000 रुपीज पर मंथ। नाउ व्हाट विल बी द रिएक्शन इन योर माइंड? अर्लियर यू वर यूज्ड टू परचेज MI फोन, आप पहले MI या ओप्पो फोन के स्केल वाले ही फोन लेते थे, बट जैसे ही आपकी सैलरी इंक्रीज हो गई, क्या लगता है बेटे, आपका दोस्त हमेशा आईफोन लेके चलता था और आप अपना मन छोटा कर लेते थे जब आप उसका आईफोन देखते थे। आज आप आईफोन खरीदेंगे या नहीं? क्या आप नॉर्मल गुड्स से लग्जोरियस गुड्स में स्विच करेंगे या नहीं? बेटे MI फोन की डिमांड कम हो जाएगी, जबकि MI फोन का प्राइस सेम है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? बट ड्यू टू इंक्रीज इन द इनकम, नाउ द कंज्यूमर विल डिमांड मोर क्वालिटी गुड्स, हाई ब्रांडेड गुड्स, मोर लग्जोरियस गुड्स। आप बताइए, आपकी सैलरी 50,000 से 80,000 रुपीज पर मंथ अगर हो जाती है, इफ इट इज इंक्रीज्ड, आप पहले नॉर्मल रेस्टोरेंट में खाना खाते थे, बेटे नाउ यू विल मूव टू 5 स्टार होटल्स। रेस्टोरेंट पुराने वाला सेम है, रेस्टोरेंट मैनेजर भी सेम है, क्वालिटी भी सेम है, प्राइस भी सेम है, बट यू हैव स्टॉप डिमांडिंग दैट क्वांटिटी फ्रॉम दैट नॉर्मल रेस्टोरेंट वाला। नाउ यू आर परचेजिंग इट बिकॉज नाउ यू आर मूविंग टू हाई निश गुड्स। यू गेटिंग माय पॉइंट? It means it is not only the price which plays an important role, rather than that there are other factors also which play an important role। तो मैंने उन other factors में बताया, complementary goods, income effect। मैं आ गया जी थर्ड फैक्टर की तरफ, टेस्ट। बेटे आपको क्या लगता है, पहले जमाने में जो हमारे पेरेंट्स थे या उनके जो पेरेंट्स थे और आज हम हैं, थर्ड जनरेशन जब से इंडिपेंडेंस हुई, तो बेटे टेस्ट चेंज हो रहा है। पहले कैमराज आते थे और उसमें डिजिटल ईरा नहीं था, कोडैक के कैमराज आते थे जिसमें रील होती थी, रील को धुलवाना पड़ता था। बेटे आजकल तो कोडैक खत्म हो गया, डिजिटल ईरा आ गया, मोबाइल फोन्स आ गए, और आप ध्यान से इफ यू सी सिंसियरली एनी न्यू मॉडल विच इज कमिंग इन द मोबाइल फोन, दे आर हैविंग different type of pixels of cameras, they are putting more emphasis on cameras कि फ्रंट कैमरा भी है, रियर कैमरा भी है, रिवॉल्विंग कैमरा भी है, ये पिक्सल है, because now we have moved to digital era। आपका टेस्ट चेंज हो गया। पहले आप नॉर्मल रेस्टोरेंट का खाना खाते थे, अब आप ब्रांडेड स्विगी, डोमिनोज का पिज्जा खाते हैं। बेटे पहले आप एक नॉर्मल शर्ट स्टिच कराते थे टेलर से, नाउ यू हैव मूव्ड टू आपका टेस्ट चेंज हो गया, वैन हुसैन, लुइस फिलिप, ली कूपर। आप अपने टेस्ट को चेंज कर दिया आपने। बेटे पहले सैमसंग का फोन होता था, ऐसा नहीं है कि द प्राइस हैज बीन इंक्रीज, सैमसंग या उसका कुछ सेम क्वालिटी, इवन फीचर्स भी ज्यादा बढ़ा दिए, बट नाउ यू हैव मूव टू न्यू फोन्स, आईफोन में आ गए। इट मीन्स आप पहले एक्टिवा स्कूटर लेते थे, एक्टिवा अभी भी लेते हैं, बट अगर आप ध्यान से देखें, नाउ न्यू मॉडल्स, न्यू टेस्ट हैज कम। तो आपका जो टेस्ट है ना बेटे, वो भी बदलता है। बचपन में जो थे कुछ आपको टेस्टी कुछ और चीजें लगती थी, अब आप बड़े हो गए तो आप पहले बचपन में छोटा आम भी, आपको खिलौने वाला आम भी अच्छा लगता था बनावटी, अब धीरे धीरे बड़ा आम असली अच्छा लगा, अब आम नहीं अच्छा लगता, अब आपको कुछ और अच्छा लगता है, कुछ डेज के बाद कुछ और अच्छा लगेगा। इसका मतलब एज द टाइम पासेस बाय देयर इज अ चेंज इन द टेस्ट ऑल्सो। तो बेटे हम उस टेस्ट की बात कर रहे हैं। टेस्ट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऐसा नहीं है कि सैमसंग का प्राइस बढ़ गया, ड्यू टू दैट क्वांटिटी डिमांड इट हैज डिक्रीज, नो, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन द टेस्ट। अब वो एडवर्टाइजमेंट से, मार्केटिंग से, बड़े सारे फैक्टर्स हैं विच कैन अफेक्ट द टेस्ट। तो बेटे थर्ड फैक्टर आपने लिखना है टेस्ट, और उससे एग्जांपल्स लिखने हैं मोबाइल फोन्स में सैमसंग, कोडैक, एक्टिवा स्कूटर। बेटे एग्जांपल्स लिखना इंपॉर्टेंट है, because if you write down the examples, you can really, you can have a relationship of that concept। तो मैं आ गया जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मैं आ गया शिफ्ट इन डिमांड। अब देखिए, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। मैंने आपको अभी तक जो भी कुछ बताया वो लॉ ऑफ डिमांड की बात की और उसमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांड को लिया, बट आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड यू दैट इन
in case if I increase the price or if I decrease the price, my quantity demanded will change. But the point is, I have kept this price as constant. मैंने इस प्राइस को constant ही रखा है. मैंने अभी बताया, if I am talking of other factors, I will keep my price as constant. It means it is not only the price, rather there are so many other factors which play a very important role. Because now I want to study what is the effect of other factors. तो मैं price को भी constant रख रहा हूँ. मैं कहता हूँ कि price पहले भी 10 था, अभी भी 10 है, लेकिन due to complementary goods, due to taste, ड्यू टू इनकम इफेक्ट, अब क्या हो गया कि क्वांटिटी डिमांडेड बेटे 150 यूनिट की हो गई, प्राइस सेम है. मैंने यू आर गेटिंग माय पॉइंट. एंड सपोजिंगली नाउ प्राइस अगेन क्वांटिटी डिमांडेड हैज इंक्रीज टू 180, प्राइस इज 10. अगर आप यहां से देखें, इफ आई ड्रॉप लाइन डिमांड लाइन, डिमांड कर्व, डिमांड इक्वेशन, तो बेटा 3 तरह के डिमांड कर्व बने. ये था डिमांड कर्व 0, ये था डिमांड कर्व 1 और ये था डिमांड कर्व 2. मैं फिर रिपीट करता हूं, क्वांटिटी डिमांडेड कैन बी अफेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अदर फैक्टर्स. If price remains same, then what are the other factors which play a very important role, which we have already discussed. तो होगा क्या, जब अदर फैक्टर्स होंगे तो सेम प्राइस में क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, तो फिर वो डिमांड कर्व एक्स शिफ्ट करेगा. बेटे ये देखिए, ये शिफ्ट कर रहा है, ये शिफ्ट कर रहा है, ये शिफ्ट कर रहा है. इसी तरह से इफ आई सी, मैं ये कहता हूं कि देयर कैन बी ये एक अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक D0 है 100 यूनिट्स का. अब 50 यूनिट्स भी हो सकती है, 150 यूनिट्स भी हो सकती है. प्राइस सेम है, प्राइस बेटे सेम है, एक्स है. मैंने कहा जी सेम है, यहां पे भी क्वांटिटी आ सकती है, यहां भी क्वांटिटी आ सकती है और यहां भी क्वांटिटी आ सकती है. तो बेटे 3 तरह के कर्व बनेंगे. इसका मतलब शिफ्ट होगा. शिफ्ट का मतलब है या तो बेटे डिक्रीज होगा और या इंक्रीज होगा. देयर विल बी 2 शिफ्ट. आप ध्यान से देखिए, देयर आर 2 शिफ्ट्स. एक तो शिफ्ट ये है और एक शिफ्ट ये. ईदर देयर विल बी इंक्रीज इन डिमांड और देयर विल बी डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू शिफ्ट. इसको बोलते हैं बेटे, इसको हम बोलते हैं अभी आइए ये पहले कर्व बना लीजिए, फिर मैं बताऊंगा. शिफ्ट, ऊपर हेडिंग लिखिए शिफ्ट इन डिमांड. It means there will be increase or decrease in demand with the same price. That is named as shift. We are moving to another demand equation. That is shift. उसके पहले मैंने डिस्कस किया था, जब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड हो रखा, that is not a shift. That is I am moving on the same equation. मैं उसी माल रोड में घूम रहा था, नैनीताल में गया, उसी माल रोड में घूम रहा हूँ, उसी डिमांड कर्व में जा रहा हूँ, कभी ऊपर चला जाता हूँ, कभी नीचे. That is contraction and expansion. This is not contraction and expansion. अब यहां से 2 रूल्स निकल रहे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जो आपको नोट्स में लिखने हैं. बेटे एमसीक्यूज बार इसी के ऊपर पूछ रहे हैं. तो फर्स्ट नोट इज, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट. अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कई मूवीज आप देखते हैं हीरो हीरोइन आपस में बोलते नहीं है, हीरो एंड हीरोइंस आर साइलेंट. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अज्यूम अदर फैक्टर्स रिमेन सेम. हम हमेशा मानेंगे दैट देयर विल बी एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ड्यू टू इनकम इफेक्ट. इफ प्राइस इंक्रीज, माय डिमांड विल डिक्रीज. तो बेटे एक तो ये हो गया. सेकंड, इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइज अबाउट अदर फैक्टर्स. अगर क्वेश्चन दूसरे फैक्टर्स की बात कर रहा है, तो बेटे मुझे प्राइस को सेम रखना पड़ेगा. Then it implies price remains same. बड़े इंपॉर्टेंट नोट्स हैं which I have prepared for you. तो दोनों नोट्स लिखें आप, प्लीज लिखें. नेक्स्ट में आ गया जी, नाउ थर्ड नोट एंड फोर्थ नोट. लेट इट बी थर्ड, इसको नंबरिंग 3 कर देते हैं, इसकी 4 कर देते हैं, एंड लेट इट बी 1 एंड लेट इट बी 2. नाउ आई एम मूविंग टू नोट नंबर 3, शिफ्ट. अभी आई हैव प्रिपेयर्ड, दिस इज शिफ्ट, बट दिस इज not shift. If I am moving on the same demand curve, on the same demand function, that is not a shift, that is just expansion or contraction. तो अगर आपके क्वेश्चन में shift का वर्ड यूज किया है, तो आप समझ आना they are asking about other factors. ठीक है जी. shift means other factors are not constant. law of demand, it means if I talking of law of demand, if question specify something about law of demand, तो बेटे आप समझ आना they are talking of price and quantity demanded. It means price remains same.
प्राइस इज चेंजिंग, अदर फैक्टर्स रिमेन सेम। तो बेटे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड की बात करेंगे, शिफ्ट की बात करें तो प्राइस विल रिमेन सेम, एंड अदर फैक्टर्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम इफेक्ट, वो अदर फैक्टर्स प्ले करेंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो प्लीज लिखिए नोट 3 शिफ्ट का मतलब लिखिए, नोट 4 को लिखिए। मैं आ गया जी एक बार दोबारा से आपके सामने गूगल क्रोम में, और मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसको देखें कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं आपको। ये शिफ्ट है बेटे, दिस इज शिफ्ट। आप देखिए दिस इज, ये जो है बेटे दिस इज कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूविंग इन द सेम। बट अगर आप यहां देखें ये इंक्रीज, ये शिफ्ट है, ये शिफ्ट है बेटे, प्राइस सेम है बट दिस इज शिफ्ट, दिस इज शिफ्ट। तो you should know what is the meaning of shift, what is the meaning of increase in shift, what is the meaning of other goods, what is the meaning of other factors। बेटे एक्सपेंशन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन के MCQs बार बार पूछ रहे हैं। होप आपको बातें समझ आ रही हैं। सो दिस इज भूपेश आनंद, दिस इज माय लेक्चर नंबर 2। मैं अभी लेक्चर नंबर 3 में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करूंगा। आप देखिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे मैंने ऑलरेडी आई हैव डन अ हार्ड वर्क फॉर यू। सो आई हैव डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर गुड्स, फॉर द प्राइस ऑफ गुड, द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अदर फैक्टर्स, इनकम, taste, other factors. It means there are so many other factors which play a very important role in affecting the quantity demanded. So which we have already discussed. Change to other factors affecting demand. Change in price. Change in price से क्या होगा? Change in conditions lead to movement along the curve. Change in price will lead to movement along the curve. So this will be expansion or contraction. But if I say the change in the conditions of demand, it will lead to movement of the curve. Now there is a difference in the movement along the curve and movement of the curve. But a movement of the curve is shift. You getting my point? So, but in lecture number 3 में we will be discussing with the elasticity of demand. Hope you are enjoying it. Be happy, be jolly, be cheerful.